Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 30 और 31 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या है। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, हमारी भारत सरकार ने इनमें से किस राज्य में लॉन्च किया है चुनौती, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए बिहार। बिहार में लॉन्च किया गया है चुनौती, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है और इसे शुरू किया गया था 28 अगस्त को। हमारे केंद्रीय मंत्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने 28 अगस्त को इसे लॉन्च किया था। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी भारतीय सरकार ने लॉन्च किया है चुनौती, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है और इसे शुरू किया गया है बिहार में। इसमें 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को चुना जाएगा और उन्हें कई तरीके की सपोर्ट हमारी भारतीय सरकार प्रोवाइड करेगी। अलग अलग जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं भारत के, उनके अलग अलग सेंटर्स के माध्यम से इन 300 स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट या फिर और भी तरीके के सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो सीड फंड है यानी कि शुरुआती दौर पे जो अमाउंट एक स्टार्टअप को चाहिए होता है वो अप टू 25 लाख यानी लगभग 25 लाख रुपए तक प्रोवाइड किए जाएंगे इन 300 स्टार्टअप्स को। इसके अलावा उन्हें क्लाउड क्रेडिट्स भी दिलाए जाएंगे फ्रॉम लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उनकी काफ़ी मदद होगी। ये स्टार्टअप है, इन्हें फ्लोट करने में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च करने का मकसद यही था कि जो हमारे भारत की टायर 2 सिटीज़ हैं उनमें स्टार्टअप्स पे निवेश किया जाए, वहाँ पर नए नए स्टार्टअप्स लाए जाएं। इसके लिए इसे शुरुआती दौर में बिहार में लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड किया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई गोवा। गोवा में आयोजित किया जाएगा 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि 51st यानी कि 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे IFFI भी कहा जाता है, वो गोवा में हेल्ड होगा यानी कि उसे आयोजित किया जाएगा 20 से 28 नवंबर तक। ये जो फेस्टिवल है ये हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है ड्यू टू कोविड-19 और इसके रेस्ट्रिक्शंस के कारण। यहाँ पर जो फिल्म स्क्रीन्स होंगी वो IFFI के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर भी स्क्रीन की जाएंगी। इसके अलावा उनकी थिएटिकल स्क्रीनिंग्स भी होंगी। तो चलिए बात करते हैं गोवा के बारे में। गोवा का कैपिटल है पानाजी। गोवा के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ये मुंबई के भी गवर्नर हैं। हाल ही में इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था ऑफ गोवा। और इसके अलावा गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, भारतीय रेलवे इनमें से किस वर्ष तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी ऊर्जा खपत को पूरा करने के लिए तैयार है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 2030। वर्ष 2030 तक हमारी भारतीय रेलवे तैयार है कि वो अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है 33 बिलियन यूनिट्स की, उसे वो मीट कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में इंडियन रेलवेज ने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया था जिनके मुख्य थे पीयूष वेद प्रकाश गोयल, जो कि हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। और इसमें भारतीय रेलवेज के कई सारे शेयर होल्डर कंपनीज जैसे कि है अडानी ग्रुप, ACMC, NTPC, रिन्यू पावर, हीरो फ्यूचर एनर्जीज, ग्रीनको ग्रुप, अज्योर पावर, टाटा पावर, अवादा, स्प्रिंग एनर्जी और विक्रम सोलर, इन सब ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था और इसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वर्ष 2030 तक जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो 100% सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगी और वो अपनी खुद की जो एनर्जी कंजम्पशन नीड्स हैं
उसको वो खुद मीट करेंगी, और इसके अलावा वो हमारे नेशनल सोलर मिशन ऑफ इंडिया में भी कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, काफ़ी बड़ा लक्ष्य है इंडियन रेलवेज के लिए। अभी जो हमारी इंडियन रेलवेज की कंजम्पशन है वो है लगभग 21 बिलियन यूनिट्स, जो कि वर्ष 2030 तक बढ़कर के हो जाएगी 33 बिलियन यूनिट्स। इसके अलावा हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2030 का जो टारगेट है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस का जो टारगेट है हमारे इंडियन रेलवेज का, वो भी अचीव करेंगे वो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो अपकमिंग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके क्या क्या टारगेट्स हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सके वर्ष 2025 तक। इसके अलावा लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग हम प्रोवाइड कर सके वर्ष 2022 तक। हमारी फार्मर्स की इनकम यानी किसानों की इनकम को डबल करने का हमारा लक्ष्य है वर्ष 2022, और इसके लिए ऑलरेडी किसान रेल्स शुरू की गई हैं फ्रॉम महाराष्ट्र टू बिहार ऑन अ वीकली बेसिस। इसके अलावा भारत का ये मिशन है कि वर्ष 2030 तक हम 500 गीगावाट की सोलर पावर जनरेट करें, और 2024 का हमारा मिशन है कि हर घर में हम जल प्रोवाइड करें, यानी कि 100% सब जगह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा टैप कनेक्शन भी हर गांव में अवेलेबल हो। और इसके अलावा कि 2030 का हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ज़ीरो रोड एक्सीडेंट फेटलिटीज़ अचीव करेंगे हम वर्ष 2030 तक। इसके अलावा जो आरबीआई का रोड प्लान है उत्कर्ष, उसे हम अचीव करेंगे वर्ष 2022 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इंडिया और सिंगापुर के बीच में HADR अग्रीमेंट साइन हुआ था एट द 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। HADR में डी का क्या मतलब होता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी डिजास्टर। डी का मतलब होता है डिजास्टर। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। 28 अगस्त 2020 को इंडिया सिंगापुर की डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का आयोजन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें दोनों देश यानी कि इंडिया और सिंगापुर ने हिस्सा लिया था, और इसमें कई सारे डिफेंस रिलेटेड चीज़ों पर चर्चा की गई थी, जैसे बायलैटरल डिफेंस इंगेजमेंट्स। इसके अलावा दोनों देशों में ये भी कहा था कि वो आपस में जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसे और ज़्यादा बूस्ट करेंगे और एनहांस करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये जो साइन किया गया था HADR अग्रीमेंट, इसका मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। इससे पहले वर्ष 1994 में भारत और सिंगापुर के बीच में पहला नेवल कॉम्बैट हुआ था जिसका नाम था सिम्पेक्स। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को कितने अमाउंट में खरीदा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 24,713 करोड़ में रिलायंस रिटेल ने खरीदा है फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेसेस को। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि RRVL यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने खरीदा है फ्यूचर्स ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के बिजनेसेस को 24,713 करोड़ के लिए। फ्यूचर ग्रुप का पार्ट ऑफ द स्कीम है ये, जिसके लिए रिलायंस ने निवेश किया है 24,713 करोड़, जिसमें वो कई सारी कंपनीज को मर्ज कर रही हैं जो सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन कर रही हैं, और इसे वो मर्ज करेंगी इनटू फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं। इससे रिलायंस के इस वेंचर से फ्यूचर ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, बिकॉज वर्ष 2019 यानी कि मार्च 2019 तक फ्यूचर ग्रुप के पास लगभग 12,778 करोड़ का डेट था, जिसमें से 12,500 करोड़ का डेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सब्सिडियरीज यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने अपने ऊपर ले लिया है आफ्टर दिस एक्विजिशन। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स है फ्यूचर ग्रुप के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, उनके पैसे डूबने से बच गए हैं, और 24,713 करोड़ देके उन्होंने 13.14% स्टेक खरीदा है फ्यूचर ग्रुप का। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6वां सवाल,
नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है बिकॉज इस दिन जो हॉकी के लेजेंड हैं ध्यानचंद सिंह, उनका जन्म दिवस भी है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया है हमारे वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास में, वहाँ पे भी आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो इसलिए भी मनाया जाता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं ध्यानचंद जी के बारे में। तो ध्यानचंद सिंह ने भारत को 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जिताए हैं कंजिक्यूटिवली। पहली बार वर्ष 1928 में, दूसरी बार वर्ष 1932 में और तीसरी बार वर्ष 1936 के समर ओलंपिक्स में। इसके अलावा उन्हें हॉकी विजर्ड या फिर द मैजिशियन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग स्किल्स। तो चलिए सिंस अगस्त खत्म हो रहा है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे बिकॉज इस दिन यूएस ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया था। इसके अलावा 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे या फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है इसे। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे बिकॉज इस दिन यूएस ने दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था जापान के दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर। इसके अलावा 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। 15 अगस्त को हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसके अलावा 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म दिवस है 20 अगस्त, तो उनके लिए मनाया जाता है सद्भावना दिवस। इसके अलावा 26 अगस्त को मनाया जाता है ग्लोबली वुमेन्स इक्वालिटी डे बिकॉज वर्ष 1920 में यूएस ने 19th अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया था जिसमें वहाँ की औरतों को राइट टू वोट दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 7वां सवाल, इनमें से किस दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 29 अगस्त। 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ष 2010 से इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जा रहा है 29 अगस्त को। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि सभी देशों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि न्यूक्लियर वेपन को अगर हम टेस्ट भी करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा सब कंट्रीज़ को अर्ज किया जाता है कि हमें कोई भी न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत नहीं है और हम एक न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, तो इसके लिए मनाया जाता है। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया जा रहा है ग्लोबली सिंस 16 जुलाई 1945 और अब तक लगभग 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट हो चुके हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये काफ़ी ज़्यादा घातक है, ना कि ये एक ना कि ये एक दूसरे कंट्री के लिए थ्रेट है, बट ये सबसे ज़्यादा हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मतलब एक न्यूक्लियर वेपन को अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो काफ़ी टाइम तक पर्यावरण में रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 30 अगस्त। 30 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि स्मॉल इंडस्ट्री डे हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत से बेरोज़गार लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। भारत जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें एक स्मॉल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज ये कई सारे जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से कौन से ऐसे पहले बॉलर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट्स लिए हैं?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए ड्वेन ब्रेवो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट्स लिए हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो ने 27 अगस्त को अपना 500 विकेट्स का मार्क रीच किया है इन T20 क्रिकेट। इससे वो अब पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने ये मार्क अचीव किया है इन T20 क्रिकेट। चलिए अब बात कर लेते हैं। ड्वेन ब्रेवो पेसर थे। जो अभी मैच चल रहा है CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग जो चल रहा है उसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। मैच जो चल रहा था वो था बिटवीन ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स एंड सेंट लूसिया जोक्स। इसके अलावा हाल ही में नाम आया था इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है बिकॉज वो पहले पेसर हैं जिन्होंने 600 विकेट्स लिए हैं इन 156 मैचेस। बिकॉज जेम्स एंडरसन के पहले जिन्होंने भी 600 विकेट से ज्यादा लिए हैं वो सब स्पिनर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, वेटरन फोक सिंगर अर्चना महंता का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य को बिलोंग करती थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी असम। असम को बिलोंग करती थी अर्चना महंतो। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वेटरन आसामीज फोक सिंगर अर्चना महंतो का 72 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक के कारण निधन हो गया गुवाहाटी आसाम में। इसके अलावा वो ऑल इंडिया रेडियो की भी एक रेप्यूटेड आर्टिस्ट भी थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ में उनके जो हस्बैंड है उनका नाम था लेट खागेन महंता, जिन्हें बिहू किंग के नाम से भी जाना जाता था, और वो माता थी अंगराग पापोन महंता की, जो कि जाने माने इंडियन सिंगर है, और उन्होंने फोक फ्यूजन ब्रांड पापोन और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी खोज की है। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, चैडविक बोसमैन का हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया। वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी एक्टर। जाने माने एक्टर थे चैडविक बोसमैन, जिनका कैंसर के कारण हाल ही में निधन हो गया। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो चैडविक बोसमैन एक जाने माने अभिनेता थे जिन्होंने ब्लैक अमेरिकन आइकन्स जैसे कि जैकी रॉबिन्सन और जेम्स ब्राउन के किरदार निभाए हैं। इसके अलावा वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे बिकॉज वो मार्वल की ब्लॉकबस्टर मूवी फ्रेंचाइजी में ब्लैक पैंथर का रोल पोर्ट्रे कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, किस देश के साथ भारत को जॉइंट गोल्ड मेडल मिला है ऑफ द चेस ओलंपियाड आफ्टर कंट्रोवर्शियल फिनिश? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रशिया। रशिया और भारत को जॉइंटली अनाउंस किया गया है एज द गोल्ड मेडल विनर्स ऑफ द चेस ओलंपियाड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत और रशिया को जॉइंट गोल्ड मेडल विनर्स घोषित किया गया है ऑफ द चेस ओलंपियाड। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा ड्रामा भी हुआ था बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि इंडियन जो प्लेयर्स थे लास्ट मोमेंट पे उनका सर्वर कनेक्शन फेल हो गया था, जिसके कारण उन्होंने दोबारा अपील की FIDE से, और उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया भारत के इस प्रॉब्लम को, और उसके बाद इंडिया और रशिया को जॉइंट गोल्ड मेडल्स दिए गए हैं। और इस मैच के रिजल्ट्स आए हैं 30 अगस्त को। चलिए अब बात कर लेते हैं। FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जिसने पहली बार ऑनलाइन ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया है ड्यू टू COVID-19 रेस्ट्रिक्शंस। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो SSC के हो, रेलवे के हो, बैंकिंग के हो, जैप के हो, कैप के हो, या फिर पैरा 13.2 के हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने अकाउंट में से एक्सेस कर पाएंगे 24/7। इसके अलावा कोई सजेशंस हो, कोई कंप्लेंट्स हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।